हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में, जहां पर मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज मैं बात करूंगा कि अगर ये बात मैं करूंगा मैं मेरे फ्रेशर स्टूडेंट से जो कि अभी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं और अभी जाने की सोच रहे हैं। और ये बात है उन एक्स फैक्टर्स की, वो फैक्टर्स जो कि आपको कभी कॉलेज में नहीं बताए जाएंगे, ना वो आपके सिलेबस में है। बट अगर ये गुण, ये लक्षण और ये एक्स फैक्टर अगर आपके अंदर है तो आप फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको ग्रोथ में भी काफी काम आएंगे। तो ये वो 4 एक्स फैक्टर्स कौन से हैं, आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि ज्यादातर जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनको इन एक्स फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और उनको कोई बोलता भी है ना तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट मैं आज आपको इनके पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा और सिचुएशन वाइज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कहां पर आपको इन गुण, इन लक्षण, इन एक्स फैक्टर्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्स फैक्टर जो आपके अंदर होना चाहिए वो होना चाहिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। अब यहां जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले आप काम करके देख लो और उसके बाद, नहीं। फ्रेशर को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या होगा, देखिए फ्रेशर के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का मेरा मतलब है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री का जो वर्किंग कल्चर होता है ना वो कैसा होता है, वहां पर कैसे काम होता है, वहां पर समय की कितनी ज्यादा कीमत होती है, वहां पर हम गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, हम वहां पर कैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, इसके बारे में ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं वैसे ही हमको कॉलेज के इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे तो इंडस्ट्री में भी हमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा धीरे धीरे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर आपको प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, वहां पर आपको सीजीएमपी को फॉलो करना होता है, जीएलपी को फॉलो करना होता है, प्रॉपर तरीके से वेल यूनिफॉर्म होना पड़ता है, किसी भी टाइप का हमको डाटा इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। बट ये सारी चीजें फ्रेशर्स को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। तो कोशिश करें कि आप जब भी कॉलेज के अंदर हो तो एक बार आप इंडस्ट्री में जाके ट्रेनिंग लें, और उस ट्रेनिंग में अगर आप ट्रेनिंग में अगर कुछ सीखे ना तो कम से कम आप वहां पर ये सब चीजें देखें, आप वॉच करें कि वहां पर कैसे वर्किंग कल्चर है, वहां पर कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर कोई एनालिसिस फेल हो गया है तो कैसे फेल हो गया है, कैसे कोई एसओपी को रीड कर रहा है, कैसे वो सैंपल बना रहा है, कैसे वो स्टैंडर्ड बना रहा है, कैसे वो कैलकुलेशन कर रहा है, जिससे कि आपको आइडिया हो कि वहां पर कैसे वर्किंग होती है। आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, मतलब आप ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, बस आप खड़े होकर बस वॉच करो, या आप चाहो तो किसी को असिस्ट कर सकते हो, अगर वो कोई चीज मंगवा रहा है तो उसको लाके दे दो, नहीं तो आप साइड में बैठ के बस ये देखो कि वो काम कैसे कर रहा है। इससे आपको वहां के वर्किंग कल्चर को समझने में काफी फायदा होगा। और अगर आप पहले से ही आपको इंडस्ट्रियल वर्किंग कल्चर के बारे में पता होगा तो जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाओगे तो आपसे गलती से भी कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे करना है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि जब फ्रेशर स्टूडेंट आते हैं इंडस्ट्री के अंदर वर्क करने के लिए तो उनको जब वहां के वर्किंग कल्चर के बारे में पता ही नहीं होता है तो उनको एक महीने नहीं, 2 3 4 4 महीने लग जाते हैं, तब जाके वो वहां के वर्किंग कल्चर के हिसाब से अपने आप में ढल पाते हैं और उनको पता चलता है कि हमको किस टाइप से काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर है। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास ये एक्स फैक्टर होता है, पहले से ही उनको वहां के वर्किंग कल्चर के बारे में नॉलेज होता है, तो वो काफी तेजी से ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट जो एक्स फैक्टर है वो है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब है कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश को पढ़ना। देखिए इंग्लिश बोलना काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि आज के स्टूडेंट जैसे जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैंने यहां पर हम बात करेंगे इंग्लिश पढ़ने की। देखिए इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कई बार होता है कि हमको इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आपको कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पढ़ने को बोल दिया जाए, कोई स्पेसिफिकेशन पढ़ने को बोल दिया जाए, या कोई नई गाइडलाइन आई है जैसे आईसीएच गाइडलाइन आ गई है, कोई यूएस एफडीए से रिलेटेड 21 सीएफआर से रिलेटेड कोई गाइडलाइन है, या कोई एमएचआरए की कोई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, या किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे आपको हैंडल करना है उससे रिलेटेड कोई गाइडलाइन होती है। तो ये पढ़ना भी एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब स्किल आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मैंने एक चीज देखी है कि लड़कों को इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता है। अगर आपको बोलना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे से आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक्स फैक्टर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। बट अगर आपको बोलना नहीं आता है तो चलो ठीक है, साइड में वो तो हम बाद में सीख लेंगे। बट अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, मैंने ऐसा देखा है कि कई सीनियर्स जो कि बाद में प्रमोट होके एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, बट उनको सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है। तो उनको अगर कोई गाइडलाइन दे दी जाती है कि आप ये गाइडलाइन पढ़ के अपने जूनियर्स को समझा दीजिए, तो वो अपने जूनियर्स को वो गाइडलाइन समझा भी नहीं पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंग्लिश को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। बोलना तो जरूरी है ही, क्योंकि जब ऑडिटर्स आते हैं दूसरे देशों के, दूसरी कंट्रीज के, तो उनसे आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी, वहीं इंग्लिश में ही
एक्सप्लेन करना होगा। बट यहाँ पर जो पढ़ना है वो भी काफी जरूरी है और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर है। साथ ही साथ फार्मा इंडस्ट्री के जो कई बार इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई काफी गाइडलाइंस आती हैं, गवर्नमेंट के काफी लेटर्स आते हैं और फॉरेन से भी कई बार लेटर्स आते हैं या कई गाइडलाइंस आती है जिनको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और अपने जूनियर्स को समझाना पड़ता है। तो इंग्लिश में कमांड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आपकी इंग्लिश में कमांड है, खासकर पढ़ने में, बोलने में होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर पढ़ने में भी कमांड है ना तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल साबित होगी और निभाएगी भी। जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारी रीजनिंग एबिलिटी। देखिए रीजनिंग एबिलिटी का सबसे ज्यादा यूजफुल जो होती है वो होती है जो लड़के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनिंग एबिलिटी की हेल्प से कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई ऐसा टास्क दे दिया जाता है जो पहली बार हो रहा है, इससे पहले किसी ने भी नहीं किया है, तो एज ए रेफरेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हमको किसी का देख के हमको वो काम करना हो, हमको ही पहले वो स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग एबिलिटी जो होगी वो काफी हेल्प करेगी। आप अपने रीजन से, रीजनिंग एबिलिटी से, अपने माइंड से उस वर्क को डिजाइन कर सकते हैं और उसको आप सही तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार QC के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं जिसमें ना कोई रिटर्न आपको प्रोसीजर दिया जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको केवल मौखिक तरीके से बता दिया जाएगा, मतलब आपके जो सीनियर होंगे वो आपको छोटा मोटा एक्सप्लेन कर देंगे या आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि शेड्यूल फॉर्म में या किसी गाइडलाइन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं होगा, कोई रिटर्न प्रोसीजर अवेलेबल नहीं होगा। डायग्रामेटिकली, शेड्यूल फॉर्म में या मौखिक मुंह से बता दिया जाएगा और आपको वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उसी की हेल्प से आप उस टास्क को, उस वर्क को कर पाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि रीजनिंग एबिलिटी आपको इधर भी हेल्प करेगी जब आपके पास कोई ऐसी जगह टाइम आएगा जब आपको किसी एक चीज को चूज करना है, मतलब आपके पास निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, या कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके जूनियर्स आपसे ये पूछ रहे हो कि सर प्लीज हमको डिसीजन बताइए कि क्या डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करें, या कुछ भी ऐसा निर्णय लेना होगा। तो वहां पर आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी होगी काफी हेल्प करेगी आपकी निर्णय लेने में। और ये चीज मैंने देखी है कि जिन सीनियर्स की रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छी होती है वो बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं और ये निर्णय कंपनी को भी फायदा पहुंचाते हैं और वो आगे चल के काफी प्रमोट भी होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी रीजनिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, दिमाग काफी तेज चलता है और बहुत तेजी से वो अपने नॉलेज से और स्किल के या अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से जब वो रीजनिंग एबिलिटी का फायदा उठाते हुए डिसीजन लेते हैं तो उनकी तो ग्रोथ होती है, डिपार्टमेंट को भी काफी फायदा होता है। तो ये रीजनिंग एबिलिटी एक तीसरा एक्स फैक्टर है जो आपकी ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी। देखिए चौथा पॉइंट जो है वो लीडरशिप क्वालिटी है। मैंने कई बार इंडस्ट्री के अंदर देखा है कि जब लड़के फार्मा इंडस्ट्री में काम करने के लिए आते हैं तो उनको किसी को मैनेज करना ही नहीं आता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री के अंदर QC में, प्रोडक्शन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे टास्क और ऐसे वर्क मिलते हैं जहां पर आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अकेले काम नहीं कर सकते और अगर आप अकेले काम करने जाएंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा और हमको समय पे काम करके देना पड़ता है। समय की ही कौन वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफी काम आएगी। आपको दूसरों को भी समझाना होता है कि ये काम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको मेरे साथ काम करना होगा, जिससे कि आपको भी फायदा होगा। तो इस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी से, एक टीम वर्क से जब आप काम करेंगे तो आपको तो फायदा होता ही है, डिपार्टमेंट को भी फायदा होगा। तो इसके लिए आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लीडरशिप क्वालिटी मैंने वहां भी देखी है, कई जो नए फ्रेशर लड़के होते हैं वो अपने प्यून से भी काम नहीं करवा पाते हैं, प्यून उनकी बात नहीं मानते हैं, उल्टा वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तो उनको उनसे भी पूरी तरीके से उनकी लीडरशिप क्वालिटी इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए कि जो उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, वो उनसे भी सिस्टमेटिक वे में काम ले पाए, क्योंकि वो प्यून का काम भी करने लग जाएगा तो फिर अपना काम कब करेगा। तो उनको तो बेसिकली जैसे एनालिसिस करना है तो उसी को स्टैंडर्ड टेस्ट बनाना है, ग्लासवेयर लाने का काम, उनको वॉश करने का काम, उनको ड्राई करने का काम, स्पेसिफिकेशन लाने का काम, या किसी को कोई चीज बताने का काम तो प्यून ही करेगा ना। तो प्यून से भी आपको काम लेना आना चाहिए। अगर आप खुद ही ये सब काम करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएंगे और आप अपने काम में भी काफी गलती करेंगे। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप अपने जूनियर से, आपके अंडर वालों से भी काम ले सकें। लीडरशिप वर्क से रिलेटेड भी काफी वर्क होते हैं, जैसे कि आपको कोई नई जिम्मेदारी दे दी जाए कि अब आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ आपके अंदर कंपटीशन की भावना भी होनी चाहिए। आपको अपने साथ वालों के साथ कॉम्पीट भी करना है और ये कोशिश करना है कि मैं तेजी से इनसे आगे निकल सकूं। नई चीज जानने के लिए हमेशा हाजिर रहना है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। अगर आपका वर्क प्लेस चेंज कर दिया जाए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, नई जिम्मेदारी। और अगर आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया जाए जो नया हो, जिसके बारे में आप नहीं जानते
जानते हो तो वो लेने के लिए भी आपको हमेशा तत्पर रहना है। अगर आपको ऐसा वर्क दिया जाए जिसमें आपको टीम की जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल टीम बनाइए। और ये सारी चीजें जो होता है बेसिकली जो लीडरशिप एबिलिटीज होती हैं वो उसी में ही आती हैं। तो आपके अंदर एक लीडरशिप एबिलिटी तो होना ही चाहिए। जो अगला एक्स फैक्टर है थोड़ा सा मैंने जो देखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, और वो है कंप्यूटर के ऊपर आपकी मास्टरी। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर्स का ही यूज किया जाता है, क्योंकि क्यूसी के अंदर तो जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है एचपीएलसी, जीसी, ये सभी कंप्यूटर्स के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। वहीं क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सभी कंप्यूटर्स के थ्रू किया जाता है। तो ज्यादातर आपकी जो मास्टरी होनी चाहिए वो एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके ऊपर तो आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए, खासकर एमएस एक्सेल में, क्योंकि क्यूसी के अंदर तो आपको एमएस एक्सेल की बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो एमएस एक्सेल पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए। वहीं अगर आप क्यूए में वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कमांड पहले से काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत ही स्मूथली और सिस्टमेटिक वे में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट या क्यूसी डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे। और साथ ही साथ कैलकुलेशन पार्ट और मैथमेटिकल पार्ट भी अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी फायदेमंद होगा जब आप क्यूसी के अंदर काम करेंगे या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो या तो एमएस एक्सेल के थ्रू होती हैं या हमको कई बार एक कागज़ पे ही करनी पड़ती है। तो अगर आपकी मैथमेटिकल पार्ट, खासकर कैलकुलेशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये वो एक्स फैक्टर्स थे जो कि हमको कभी कॉलेज में तो नहीं सिखाए जाते हैं, बट अगर इन एक्स फैक्टर्स पे आपकी कमांड है या ये एक्स फैक्टर अगर आपके अंदर हैं तो आप फार्मा इंडस्ट्री में जरूर ग्रोथ करेंगे। और अगर आपके अंदर अभी भी ये एबिलिटीज नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है और इनके बारे में अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज आप इनको अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज और ये अगर ये वाले जो लक्षण है या मैं कहता हूं कि ये एक्स फैक्टर्स अगर आपके अंदर होंगे तो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर कोई ऐसा एक्स फैक्टर मेरे इस वीडियो के अंदर रह गया है और अगर आप चाहते हैं कि वो सर आपको बताना था तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन फैक्टर्स को भी मेंशन कर सकते हैं जो इस वीडियो के अंदर रह गए थे, तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर उसको भी सम्मिलित करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यहीं बने रहिए मेरे साथ।